हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू जूम एजुकेशन। हम कर रहे थे अपनी हिंदी की बुक वसंत भाग 1। आज हम उसका सेकंड चैप्टर करेंगे, बचपन। देखो, जैसे नाम से प्रतीत होता है बचपन, तो बचपन का मतलब ही हमारा जब हम बहुत छोटे बच्चे रहे होंगे। हम 3 या 4 साल के रहे होंगे, हम 6-7 साल के रहे होंगे, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ रहे होंगे, तब की यादें कुछ इस तरीके से। तो बहुत छोटे जब हम होते हैं तो अपनी बचपन की हर किसी की कोई ना कोई याद होती है। तो इस चैप्टर में भी हम बचपन के बारे में पढ़ेंगे। जो लेखिका है ये कृष्णा सोबती, ये अपने बचपन की कुछ यादों को याद करती हुई हमें बता रही है कि बचपन में किस तरीके से उन्होंने अपना बचपन बिताया, कैसी कैसी उन्होंने पोशाकें पहनी। और आप लोगों को भी, क्योंकि अब आप 6 में आ गए हो, तो आपको भी थोड़ा सा, अगर आपकी सेकंड थर्ड या फोर्थ की कुछ यादें हों बहुत ही खट्टी मीठी, बहुत ही अच्छी सी, तो आप भी उनको याद कर सकते हो। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो ये क्या है, एक संस्मरण है। और संस्मरण क्या होता है? कोई चीजें स्मरण करके, याद करके जब लिखी जाती हैं, वो आपकी जीवन पे आधारित होती हैं। आपकी कोई यादें, आप मान लो किसी ऐसी जगह पर घूमने गए हों जहाँ पर आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो, तो आप चाहते हो कि आप अपनी डायरी में लिखो, या फिर उसको एक बुक के रूप में लिखना चाहते हो। कोई पोएम के रूप में उसको लिखता है, कोई उसको चैप्टर के रूप में लिखना चाहता है। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी जो इसके बचपन की यादें हैं वो हमारे साथ साझा की हैं। तो चलो पढ़ते हैं अपना सेकंड चैप्टर, बचपन। और हमारी राइटर लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती जी। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। ये लेखिका कह रही है कि मैं इस चैप्टर के माध्यम से, ये कुछ जो मैंने यहाँ पर लाइंस लिखी हैं, इनके माध्यम से मैं तुम सबको, किन सबको, हम सबको, जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उन सबको अपने बचपन की ओर लेकर जाती हैं। मैं तुमसे कुछ इतना बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी। देखो, अब ये खुद को बता रही है क्योंकि ये काफी बड़ी हैं, जैसा कि पिक्चर में भी दिख रहा है। देखो, इन्होंने चश्मा लगाया हुआ, काफी ओल्ड एज लग रही है। तो ये कह रही है कि मैं इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी या नानी हो सकती हूँ। बड़ी बुआ, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते थे। अब वो कहती है कि हो सकता है मैं इतनी बड़ी हूँ कि मैं बड़ी बुआ या बड़ी मौसी भी हो सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बड़े भी हो सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों से बड़ी हूँ, तो उस तरीके से ये बड़ी बुआ या बड़ी मौसी भी हो सकती है। और बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए दादी या नानी भी हो सकती है। हाँ, और लेकिन सभी लोग इसको, परिवार में जो इसके परिवार के लोग थे, वो सब इसको जीजी कहकर पुकारते थे। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा, यानी उम्र में सयाना महसूस करती हूँ। सयाना क्या होता है? जो मूर्खता की बातें नहीं करती हो, जो सुलझी हुई समझी हुई बातें करती है। तो ये कह रही है कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ, तो मुझे उम्र में सयानापन महसूस हो रहा है। मैं सुलझी हुई समझी हुई बातें करती हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी क्या होती है? 100 साल वाली होती है। लेकिन देखो, बहुत सारे बच्चे अब 2004 में, 2005 में, 2010 में इस तरीके से पैदा हुए हैं ना। ये कह रही है कि मैं पिछली शताब्दी में, पिछली शताब्दी का मान लो इनका जन्म हो गया हो 1980, या फिर 1970, इस तरीके से। तो ये पिछली शताब्दी होगी ना, अगर मान लो इनका जन्म 1970 में हुआ हो, और अब कौन सी शताब्दी चल रही है? 2021। तो देखो, यहाँ 19 आ गया, यहाँ 20 आ गया, तो अपने आप ही ये पिछले शताब्दी में पैदा हो गई ना। तो ये अपने आप को कह रही है कि शायद मैं इसलिए उम्र में इतनी बड़ी हूँ और सयानी बातें कर रही हूँ, इतना सयानापन महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं पिछले शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफी बदलाव आए हैं। मतलब बदलाव ओढ़ने पहनने में हम भी देखते हैं ना, हमारी जो दादी अम्मा वगैरह थी वो घाघरे वगैरह पहनती थी, या फिर चुनरियाँ सर पे लेती थी। मम्मी लोग जो हैं अब वो जो चूड़ीदार पहनती हैं और सूट सलवार पहनती है। लेकिन हम लोग
थोड़ा उनसे अलग पहनते। तो यही लेखिका बताना चाह रही है कि अब उनके ओढ़ने पहनने में भी काफ़ी परिवर्तन हो गया है, काफ़ी बदलाव हो गया है। पहले मैं रंग-बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। रंग-बिरंगे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, यानी पहले जो इनके कपड़े थे वो बहुत ज़्यादा अलग-अलग रंगों के होते थे, जिसमें नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी या इन काफ़ी गहरे कलर होते थे उनके, और अलग-अलग कलर होते थे जो इनको काफ़ी बहुत अच्छे लग रहा था कि इनको रंगों से काफ़ी प्यार है। तो ये अपने रंग-बिरंगे कपड़े पहनती थी और रंगों में भी एक ही रंग नहीं, बहुत सारे रंग होते थे। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद ही पहने। अब बड़ी हो गई है, आप लोग जैसे छोटे होते हैं ना, बहुत डार्क कलर होते हैं कि नहीं मुझे तो चॉकलेट वाला कलर चाहिए, मुझे तो ऐसा जो चमकदार हो इस तरीके से चाहिए। बहुत सारे डिमांड रखते हैं, तो लेकिन बड़े होने के बाद ये चीज़ें थोड़ा धीरे-धीरे कम होती जाती हैं। ऐसा ही लेखिका कह रही है कि बचपन में बहुत सारे रंग होते थे, उसके बाद बहुत सारे रंगों के कपड़े होते थे, तो जिनको वो पहनती थी। लेकिन अब वो बड़ी हो गई है, तो ऐसा मन करता है कि सारे जो रंग जो उसके कपड़ों का हो, कैसा हो, सफ़ेद। गहरे नहीं, हल्के रंग, यानी पहले बहुत ज़्यादा गहरे रंग के जो बहुत ज़्यादा डार्क कलर के होते थे वैसे कपड़े पहनना पसंद करती थी, लेकिन अब हल्के रंग के, यानी सफ़ेद, ग्रे या काला, इस तरीके से। मैंने पिछले दशकों में तरह-तरह की पोशाकें पहनी हैं। पोशाकें, ड्रेस, जो हम कपड़े पहनते हैं वो। पहले फ्रॉक, फिर निकरबॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। अब वो अपने बचपन में बताती है, जैसे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, लड़कियाँ जो होती है बहुत सारी, क्योंकि हमारी लेखिका एक लड़की है, एक फीमेल है, तो हम जान सकते हैं कि उनकी छोटी-छोटी फ्रॉक जो लड़कियाँ पहनती है, स्कर्ट पहनती हैं, लहंगे-चुन्नी पहनती हैं, जब शादी वगैरह होती है, कोई पार्टी होती है, गरारे पहनती हैं। लेकिन अब वो बड़ी हो गई है लेखिका, तो अब कह रही है अब जो उनके कुर्ते हैं, जो होते हैं नॉर्मली घेरदार होते हैं, या फिर वो क्या पहनती है, चूड़ीदार पहनती है कुर्तों के नीचे। पहले बहुत सारे निकर वॉकर होते थे, यानी काफ़ी लंबे से जो निकर होती है उसमें शर्ट वगैरह लगी होती हैं, फ्रॉक, और सारे कैसे होते थे, गहरे कलर के होते थे। यहाँ उन्होंने बोला है मैंने पिछले दशक में, दशक होते हैं 10 साल, 10 सालों का जो इकट्ठा मिलाकर बोल देते हैं उसको दशक बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर है 1951, तो 1960, ये पूरा एक टाइम पीरियड, पूरे इस काल को हम नाम देंगे दशक का। 10 साल हो गए ना, 10 सालों के इस एक ग्रुप को हम दशक का नाम दे देते हैं। सारे बच्चों को शायद समझ में आ गया होगा। देखो, मैं अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे और मैं आपसे ये क्विज में भी पूछूंगी, तो अभी जिन जिन बच्चों को समझ में आया दशक क्या होते हैं, शताब्दी क्या होती हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं जल्दी। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। अब वो बता रही है कि बचपन में, सॉरी, बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। लेखिका को कुछ फ्रॉक, कुछ कपड़े, उनको कुछ अपनी ड्रेस, कुछ पोशाकें इतनी ज़्यादा पसंद थी कि वो अब तक उसको लगता है कि वैसी चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए। अब तक वो सारी की सारी उन पोशाकों की याद उनके दिमाग में है। अब तक उनको ध्यान है कि वो कैसी लगती थी। आप लोगों के पास भी ऐसा रहा होगा, कोई ना कोई ड्रेस, आपका सैंडल या आपकी चूड़ियाँ, कुछ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, और आप उनको सोचकर, उनको याद करके आप भी खुश हो जाते होगे, मुस्कुराते होगे कि वो मेरी ड्रेस मुझे बहुत पसंद थी। तो लेखिका भी अब वो चीज़ें याद करके, अपने बचपन की कुछ ड्रेसेस को याद करके हमें बता रही हैं। वो इन सारी चीज़ों के माध्यम से हमें अपने बचपन की एक झलक दिखा रही हैं। कैसी होती थी उसकी फ्रॉक, हल्की नीली और पीली धारी वाली, ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स होती हैं ना, ऐसे ऐसे धारियां जो होती हैं, वो गोल कॉलर वाली होती थी, इस तरीके से जो कॉलर बना देते हैं यहाँ पे गोल गले की, तो ऐसे कॉलर वाली उसकी, और बाजू पर गोल गोल कफ होते थे।
तो ऐसे उठे हुए से जो होते हैं हल्के गुलाबी रंग, बाकी बारीक चुन्नटों वाला घेरदार, जिसका घेरा काफी बड़ा सा है, तो ऐसे घेरदार वाले फ्रॉक उसको काफी पसंद थे। नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल लगी हुई थी। ये फ्रॉक का रंग कैसा था? हल्का गुलाबी रंग का था। इस पे पीली और नीली धारी वाला फ्रॉक था ये। गोल कॉलर वाला, बाजू और बाजू पर गोल कफ लगे हुए थे। नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल लगी हुई थी। फ्रिल कैसी होती है? जैसे मान लो ये एक ड्रेस बन गई है ऐसे, तो यहाँ पर जब ड्रेस इस तरीके से झालरदार ऐसे ऐसे लग जाते हैं ना, यूं यूं, तो उसको फ्रिल बोलते हैं। ऐसे एक पट्टी टाइप लगती है। तो नीचे उसके फ्रॉक पे इस तरीके के झालरदार ये लगे हुए थे। अब और वो बोल रही है गोल गोल कफ। तो कफ कैसे होते हैं? यहाँ पर जो बाजू में बना देती हैं वो थोड़ी सी उठी हुई सी ऊपर की तरफ। और गला कैसा था उसका? गोल। इस तरीके के फ्रॉक वो उसको काफी अच्छे लग रहे थे। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। रिबन आप लोग अभी भी पहनते होगे, जब स्कूल में जाते हैं ना यूनिफॉर्म में, तो हम दो चोटियां बनाते हैं और यहाँ पर रिबन लगाते हैं अपने बालों में। तो यही लेखिका बता रही है कि उन दिनों जो फ्रॉक पहनती थी लड़कियां, उन फ्रॉक पे जेब होती थी और पॉकेट, जेब में पॉकेट में, जेब का मतलब हो गया पॉकेट, जो यहाँ पर बनी होती है जिसमें हम कुछ अपनी जरूरी चीजें रख लेते हैं। और जेब में क्या रखते थे? वो रुमाल। बालों में रिबन होते थे यहाँ पर, यहाँ पर। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे पर टंकी थी, ये लेखिका को काफी पसंद था। लेमन कलर का जो हल्का येलो कलर होता है, जो थोड़ा सा हल्का पीला कलर होता है वो। दो ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी। वो कह रही है एक ड्रेस, उसको दो ड्रेस ऐसे भी याद है जो ट्यूनिक में थी। और ट्यूनिक थी उसकी, ट्यूनिक क्या होती है? एक लंबा सा कपड़ा होता है घुटने तक, कुर्ता टाइप। एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी थी। वो चॉकलेट रंग का ट्यूनिक था उसका, और उसके अंदर कैसी कोटी थी? एक हल्की सी जो छोटी सी जैकेट टाइप होती है ना, प्याजी कलर की, प्याज जैसे कलर की। दूसरे गरे उसके साथ सफेद कोटी थी। दूसरा कैसा कलर था ट्यूनिक का? ग्रे कलर था। और उसके साथ कैसी कोटी थी? सफेद। मुझे मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। मोजे क्या होंगे? जो हम जूते और जुराब पहनते हैं ना, वो। स्टॉकिंग जो बिल्कुल एक सॉक्स जो होती हैं, जुराबें जो होती हैं, वो हमारे घुटनों तक होती हैं या घुटनों से नीचे, लेकिन स्टॉकिंग्स होती हैं काफी ऊंचे तक पहनते हैं हम, घुटनों से ऊपर तक या घुटनों तक। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। क्या करते थे ये बचपन में? क्योंकि इनको देखो छोटे बच्चे थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये अपने जो छोटे छोटे कपड़े होते थे ये खुद धोते थे। इनको जो कपड़े होते थे वो नौकरानी को नहीं दिए जाते थे, क्योंकि ऐसा हो सकता है ये ध्यान में रखा गया हो ताकि बच्चों में जो है अपना काम खुद करने की एक आदत डाली जाए। इसलिए छोटे छोटे, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो छोटे ही छोटे कपड़े उनसे धुलवा रहे हैं। इसकी सख्त मनाही थी। किन चीजों की सख्त मनाही थी? कि जो उनके मोजे होंगे, जो जुराबें होंगी, वो नौकर या नौकरानी को नहीं धुलने के लिए दी जाएंगी, बल्कि उनको साफ मना किया गया था कि वो खुद ही धोएंगे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। सारे बच्चे क्या करते? इतवार की सुबह उनके जितने भी मोजे होते, जुराबें होती, इतवार की सुबह यानी रविवार के दिन, संडे के दिन, वो लोग सारे अपने मोजे धोते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। और अब मोजे धो लिए, जुराबे धो ली, अब उसके बाद क्या कर रहे हैं? सारे बच्चे अपने शूज पे पॉलिश कर रहे हैं, अपने जूतों पे पॉलिश कर रहे हो। पॉलिश करने के बाद वो काफी अच्छे हो जाते हैं ना। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। अब जैसे ही उन्होंने पॉलिश की, उसके बाद कपड़े से या ब्रश से उसको अच्छे से रगड़ा, तो वो उनके जूतों पे एक चमक उभर कर आती थी, क्योंकि वो काफी साफ हो गए थे। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। अब वो बताती है कि आज भी वो अपने जूतों को चमका कर रखना, इतना साफ सुथरा रखना, पॉलिश करके रखना उनको काफी पसंद है।
हालाँकि अब नई-नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। अब देखो पहले क्या होते थे कि 1 या 2 जोड़ी जूते ही होते थे, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा घूमने-फिरने नहीं जाते थे और छोटे बच्चे क्या करते या तो स्कूल के जूते होते या फिर उनके घर पे पहनने के कोई ख़ास ड्रेस के साथ होते। तो पहले बहुत कम जूते होते थे, इसलिए वो आराम से उनको अपना बूट पॉलिश वग़ैरह करके रखते थे। लेकिन हम जो हमारी लेखिका है कृष्णा सोपती जी, वो कह रही हैं कि आज बहुत सारे शूज़, बहुत सारे जूते मार्केट में आ चुके हैं और वो पहले से ज़्यादा आरामदायक हैं, क्योंकि आजकल क्या करते हैं, ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, लोग अपने पैरों के अनुसार पहनते हैं। पहले कम किस्म होती थी, तो पहले कम चॉइस होती थी लोगों के पास, तो वही लेने पड़ते थे। अब बहुत सारे आरामदायक हैं सभी, हो सकता है हाई हील के पहनना पसंद करे, कोई लो हील के पहनना कोई फ्लैट पहनना पसंद करे। तो आजकल बहुत ज़्यादा डिज़ाइन है और अलग-अलग तरीके के शूज़ बनाए जाते हैं, जूते बनाए जाते हैं, सैंडल चप्पलें बनाई जाती हैं, रंग-बिरंगे भी होती हैं। आप लोगों को याद नहीं होगा, हमारे टाइम में भी नीली या काली ही होती थी जब मैं बहुत छोटी होती थी, और हवाई चप्पल ही होती थी। और लेखिका कह रही है कि जब उनको नए जूते मिलते थे ना, अब कोई टाइट भी हो सकता है, कोई लूज भी हो सकता है, तो इसलिए ये जो जूता बहुत टाइट होगा तो डेफिनेटली वो काटेगा। इसलिए सबको पता था कि अब जूता 1-2 दिन बाद ही, पहनने के बाद ही खुलेगा, तो वो हो सकता है वो टाइट होने की वजह से पैरों में छाले डाल सके। तो इसलिए उनका इलाज भी साथ में किया जाता था, और वो इलाज क्या होता था, जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अपने पास रुई ज़रूर रखते थे। अब सबको पता था जब घूमने-फिरने जाते और जूता नया है या बहुत ज़्यादा पहना नहीं है, तो छाले डालेगा, क्योंकि इतना लंबा चलोगे तो आपके पैरों में ज़्यादा चलने की वजह से छाले पड़ सकते हैं, इसलिए रुई को ज़रूर रखा जाता है। अभी भी हम देखते हैं जब कोई भी टाइट जूता या सैंडल होता है ना, पीछे की तरफ हमारी थोड़ी-सी रैशेज़ पड़ जाते हैं, छाले भी आ जाते हैं, तो हम भी कॉटन ही लगाते हैं, रुई कॉटन को रुई को बोलते हैं बेटा। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। अब तो काफ़ी फ़र्क आ गया है। अब तो पहले से ही कंफर्टेबल चीज़ें पहनने की कोशिश करते हैं, ताकि पैरों में जूता काटे नहीं। पूरा साइज़ वग़ैरह चेक करके लाते हैं। इवन दुकानों पर जाकर पहन-पहन कर थोड़ा-सा चलकर, वॉक कर कर देखते हैं। इसीलिए लेखिका कहती है कि अब तुम्हारे और हमारे बचपन में काफ़ी बदलाव आ चुका है, काफ़ी फ़र्क है। हर शनिचर को, शनिचर का मतलब हो गया यहाँ शनिवार, हर शनिवार को वो क्या करते थे, ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था उनको, बच्चों के, ताकि पेट वेट खराब ना हो। इसीलिए बच्चों को थोड़ा सा या किस लिए पिलाया जाता है, जब वो गाड़ी से जा रहे हो तो उनको उल्टियाँ ना हो। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको ऑलिव ऑयल क्या होता है, जैतून का तेल, जैतून का तेल, कैस्टर ऑयल, ये सब उनको पीना पड़ता था, और ये बहुत ही मुश्किल काम था। कोई छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनके लिए तो सच में मुश्किल होता है, और ज़्यादा वोमिट कर देते हैं। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लग जाती थी। गंध क्या, थोड़ा उनको अच्छा नहीं लगता था, थोड़ा बदबू उसकी अजीब थी। तो इसलिए इनको, लेकिन मजबूरी थी, पेरेंट्स को मना नहीं कर सकते थे, और शनिवार का दिन इसीलिए रखा जाता था। छोटे शीशे के गिलास, जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे। अब छोटे-छोटे शीशे के गिलास रखे जाते थे। उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी। अब देखो, अगर कोई ऐसा गिलास है, उसमें इस तरीके से नाप-तोल रखा हो ना कि यहाँ तक डालकर आपको जैतून का तेल या फिर कैस्टर ऑयल पीना है, यहाँ तक पीना है, तो इस तरीके से वहाँ पर पहले से ही कि कितनी खुराक लेनी है, खुराक का मतलब कितनी मात्रा में आपको वो लेना है, वहाँ पर पहले से ही निशान लगा देते। और इसको देखकर मितली उन्हें, यानी जी मचलाना, थोड़ा-सा उल्टियाँ आने जैसा, कि नाक सिकोड़ने वाला, कि इस तरीके का उनका मन हो जाता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा, तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। अब उनको क्या लगता है, लेखिका कह रही है कि वो शनिवारी दवा जो हमें हर शनिवार पीनी पड़ती थी, जो तेल हमें पिलाया जाता था,
अगर हम ना भी पीते तो इतना ज़्यादा कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था हमारी सेहत पर। तो मैं बताऊँगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। एंड तुम्हारा समय और हमारा समय, दूरी का मतलब कितना बदल चुका है। पहले जो चीज़ें होती थी आजकल कई सारी चीज़ें देखने को भी नहीं मिलती। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए, हम लोग क्या करते थे, घरों में आंगन होते थे, सारे कज़न, बहन-भाई सब मिलकर बाहर ही खेलते थे। आजकल क्या करते हैं, घरों में रहते हैं, मोबाइल्स में गेम खेलते रहते हैं, वीडियो गेम खेलते रहते हैं। तो हमारे टाइम में भी ऐसा नहीं था, हमारा बचपन तो आंगन में ही बीता है। सेम जो खेल वगैरह वो भी बदल गए हैं, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि बचपन की जो दिलचस्पियां होती थी वो भी काफी बदल चुकी हैं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। ग्रामोफोन होता है एक बड़ा सा, एक इस तरीके से लगा होता है और एक प्लेट टाइप, प्लेट नुमा वहां पर होता ग्रामोफोन। रेडियो और टेलीविजन नहीं थे, पहले क्या थे, ग्रामोफोन। फिर रेडियो टेलीविजन आए तो, लेकिन लेखिका के टाइम में रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। तो सोचो, आप लोगों के टाइम में तो मोबाइल और कंप्यूटर आ चुके हैं, लैपटॉप आ चुके हैं, टैबलेट आ चुके हैं। तो लेखिका के टाइम में तो रेडियो और टेलीविजन ही नहीं थे, उनके बचपन के टाइम में। तो कितना ज़्यादा गैप आ गया है ना, समय में कितना ज़्यादा बदलाव आ गया है। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। पहले ये लोग क्या बोलते थे, जो हम ठंडी वो खाते हैं ना आइसक्रीम, उसको ये लोग कुल्फी बोलते थे। हम भी बोलते हैं, लेकिन आजकल हम कुल्फी किसको बोलते हैं, जो इस तरीके की बनी हुई होती है और एक स्टिक लगी हुई होती है इस तरीके से, हम उसको कुल्फी बोलते हैं। लेकिन ये सारी आइसक्रीम को ही अपने को कुल्फी बोलते थे। तो अब ये कह रहे हैं जो हमारे टाइम में कुल्फी होती थी, इतनी अच्छी लगती थी, टेस्टी होती थी, वो आपके टाइम में, आपके समय में आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है। अब कचौड़ियाँ वैसे अभी भी देखने को मिलती है, लेकिन हम कम ही खाते हैं, हम पेटीज वगैरह, बर्गर वगैरह इस तरीके की चीज़ें खाते हैं। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो मेरे पापा बहुत ठंडाई रगड़वाते थे हमसे। वो मतलब बाद में ठंडाई का जो वो होता है ना मसाला, वैसे मिलने लग गया। लेकिन पहले हम बहुत मेहनत करते थे शरबत बनाने के लिए, ठंडाई बनाने के लिए। तो यही लेखिका कह रही है कि शहतूत और फालसे और खसखस की जगह अब क्या आ गए हैं, कोक पेप्सी। अब किसी को बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, गर्मी लगी है, तो वो जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक होती है, लोग उन्हीं को मंगवा लेते हैं। कोई घर में मेहमान आता है तो सोचते हैं 1 लीटर पेप्सी की बोतल ले आते हैं, या माज़ा ले आते हैं, या फिर फैंटा वगैरह ले आते हैं, इस तरीके से। लेकिन पहले क्या होता था, कोई भी आता गर्मी में, या तो नींबू पानी दिया जाता, शरबत उनको बना के घर पर ही बनाकर दिया जाता था, ठंडाई वगैरह दी जाती थी। अब सारी जगह किसने ले ली है, इन विलायती चीज़ों ने, कोक पेप्सी वगैरह ने। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विमटो मिलती थी। लेमनेड नींबू जैसे नींबू पानी जैसा कुछ ऐसा। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट, रेस्तरां होते हैं रेस्टोरेंट, की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। अब जो नए बड़े शहरों के बच्चे थे, जो काफ़ी अमीर थे, तो वे वेंगर्स और डेविको रेस्तरां में जाकर वो चॉकलेट और पेस्ट्री का मज़ा लेते थे। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। शिमला मॉल है एक काफ़ी बड़ा से जगह है, वहाँ पर रोड है वो। तो ये लोग क्या करते थे, ये ब्राउन ब्रेड लेकर आते थे, उनको सेक कर या उनकी अच्छी कुछ और चीज़ें बनाकर, डिशेस बनाकर ये खाते थे। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, मॉल रोड से उनका घर ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। छोटी सी ऐसे पहाड़ी, यानी ऐसे छोटे से रास्ते पे ऊपर की तरफ चढ़ते हुए, थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद ये गिरजा मैदान में पहुंच जाते। वहां से एक उतराई इस तरीके से, वहां से थोड़ा सा उतर के यहाँ कोई वो दुकान बनी हुई होगी, कन्फेक्शनरी काउंटर। कन्फेक्शनरी होती है जहाँ पर हमें खाने पीने की चीज़ें मिलती है, जैसे नमकीन, बिस्किट, ब्रेड, इस तरीके की चीज़ें, जो आजकल हम उसको किराने की शॉप भी बोल देते हैं।
वहाँ पर तरह-तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी होती है। जहाँ आजकल भी हमें देखने को मिलती है कि जहाँ हम ये नमकीन बिस्किट वग़ैरह रखते हैं वाली जो दुकानें होती हैं ना, वो पेस्ट्री और चॉकलेट भी रखती हैं वहीं पर, एक बड़े से फ्रिज में। और ये देखकर उनको इन की खुशबू जो होती थी, उनको बहुत अच्छी लगती थी। मन भावनी कैसी, उनके मन को भा जाती थी, उनको बहुत ही अच्छी लगती थी। हमें हफ्ते में 1 बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। यानी लेखिका को ऐसा नहीं था, जैसे आजकल के बच्चे करते हैं ना, उनके पास 5 या 10 रुपए हुए, चॉकलेट खरीद ली, टॉफ़ी खरीद ली। लेकिन लेखिका के बचपन में ऐसा नहीं था। उनको सिर्फ़ हफ्ते में 1 दिन चॉकलेट खरीदने की इजाज़त थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ये चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता है, क्योंकि वो खरीद कर लाती हूँ और तुरंत नहीं खाती हूँ। हो सकता है उनको जमा करके रख लेती, तो इसलिए उसके पास काफ़ी सारा स्टॉक, काफ़ी सारी स्टोर हो जाती थी वो। मैं चॉकलेट लेकर खड़े-खड़े कभी न खाती। अब लेखिका क्या करती कह रही हैं कि जैसे ही दुकान से चॉकलेट लेकर आए और तुरंत रैपर खोला और उसको खा गए, कि मैं ऐसा कभी नहीं करती थी। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती। घर पहुँचकर वो कहीं वो अपनी चॉकलेट को रखती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर वो अपनी चॉकलेट को खाती, बड़े आराम से लेटकर बेड पर। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं। वो खट्टे-मीठे होते थे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी और कुछ बहुत ही रस भरी। कशमल, सोच कर ही मुँह में पानी भर आए। ऐसे मान लो आप लोग अब शहर में रह रहे हो और कभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो गाँव से भी बिलॉन्ग करते हैं। तो गाँव में उनके दादा-दादी या चाचा-ताऊ वगैरह रहते हैं। जब वो छुट्टियों में वहाँ जाते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ़ वहीं मिलती हैं गाँव में। वो शहर में आकर नहीं मिलती, तो शहर में आने के बाद आप लोग उन चीज़ों को भी मिस करते होंगे। तो सेम यहाँ पर ये शिमला की चीज़ों को याद कर रही है कि कुछ इतनी अच्छी होती थी हमारे बचपन में, जिनको मैं आज भी पसंद करती हूँ और सोचकर ही मुँह में पानी आ जाता है। चेस्टनट एक और गज़ब की चीज़ थी। आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में, यानी वो जब उनको आग पर भूनते हैं ना, थोड़ा-सा वो फट से जाते, फिर उनके छिलके उतारे जाते और फिर वो उनको खाते थे, उन भुने हुए दानों को। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी, वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। यहाँ अभी भी हमें अनारदाने का तो चूर्ण और अनारदाने की छोटी-छोटी गोलियाँ आज भी देखने को मिलती है ना, तो लेखिका भी यही कह रही है कि वो पुड़िया तो आज भी है, लेकिन थोड़ा-सा टेस्ट में चेंज आ गया है। नीचे से तिरछी कई ऐसी होती है ना पुड़िया, जैसे हम वो खाते हैं ना, तिकोनिया जो बना हुआ होता है, ऐसे-ऐसे रोल करके उसमें जो डाला जाता है चने वगैरह और काफ़ी छोटी-छोटी नमकीन, भुजिया वगैरह उसमें डालते हैं, ऐसे कागज़ की बनी हुई होती हैं, ऐसे तिकोनिया टाइप नीचे की तरफ से। जिसे नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुँच जाएँ। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। हमारे टाइम की भी कोई उस टाइम बहुत फेमस गाना होगा जो रेडियो या टेलीविजन पे बज रहा हो, जैसे अब बजता है, छोटे बच्चों से रिलेटेड कुछ ऐसा हो या हमारे खाने पीने से हो, तो हम लोगों के भी जुबान पे वो गाना रहता है। तो लेखिका यही कह रही है कि चना जोर गरम उस टाइम हम सब लोग खाते थे, ऐसे-ऐसे करके वो रोल जो होते थे पेपर में रोल करके दिया जाता था। वो और उस टाइम गाना भी ये काफ़ी फ़ेमस था फ़िल्म का चना जोर गरम, तो ये हर बच्चे को बहुत अच्छे से आता था, क्योंकि सारे बच्चे चना जोर गरम बड़ा मज़ा लेकर खाते थे। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते। आज भी हम कुछ खाना ऐसा खाते हैं तो ये कहते हैं भैया थोड़ा तीखा कर दीजिए। जैसे हम कोन खाते हैं ना, स्वीट कोन या फिर हम नमकीन कोन खाते हैं तो उसमें हम तीखा मिलवाते हैं। तो ये लोग भी उस पे मसाला, जैसे हम भुट्टा खाते हैं, भुट्टा पर भी नमक और नींबू ज़्यादा लगवाते हैं। तो ये भी अपनी जो पुड़िया बनवाते थे अनारदाने की, तो ये भी उस पर तेज़ मसाला, मिर्च वग़ैरह डलवाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। जैसे वो रास्ते में आते हुए ब्राउन ब्रेड लेकर आते ना, तो पूरा गिरजा वहाँ घर तक ये जाते, उस पूरे मैदान तक इनकी पुड़िया ये खाते हुए जाते या आते हुए खाते, तो वहाँ तक पूरे रास्ते ये इनकी पुड़िया चलती थी।
एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। हम भी कई बार ऐसे ना छोटे छोटे झाड़ियों के बेर होते हैं वो ले लेते हैं और फिर सोचते हैं चलो रोड से खाते हुए इनको चलते हैं, जब तक हम अपने घर तक पहुंचेंगे अपने स्कूल तक पहुंचेंगे ये खत्म हो जाएगी। या आइसक्रीम कई बार ऐसे शक करते हुए जाते हैं ना कि रास्ते में ही खत्म हो जाएगी, तो ये भी रास्ते में खाते हुए आते थे। छुटपन में चुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए। शिमला रिज है एक जगह, वहां पर तो ये बहुत ही मजे करते थे, वहां पर खूब मस्ती करते थे, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है। जैसे अब दिल्ली के बच्चों को देखो, हर बच्चे को कभी ना कभी मेट्रो में ट्रैवल करने का मौका मिल ही जाता है, लेकिन जो दिल्ली के बाहर के हैं उनको ऐसा लगता है कि मेट्रो तो पता नहीं क्या है। तो ऐसे ये बोल रहे हैं कि शिमला में घोड़े बहुत ज्यादा लोग घुड़सवारी करते हैं, तो किसी ना किसी बच्चे को कैसे न कैसे कभी ना कभी ऐसा मौका मिल ही जाता था कि उसे घोड़े पर सवारी करनी पड़ती। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते। कमतर का मतलब उनको थोड़ा-सा कम समझते हैं कि घोड़े अच्छे नहीं होते, इनकी सवारी अच्छी नहीं होती, उन पर हँसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत होते। उनकी बात फिर कभी। अच्छा, अब लेखिका कह रही है चलो हम घोड़ों की बात और अपने ननिहाल के जो घोड़े काफ़ी मजबूत होते थे, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। शाम को रंग-बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर-दूर तक उनकी गूंज फैलती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हों। जब देखो मंदिर में घंटियां बजती है ना, आरतियां वगैरह हो रही है, तो हमें भी लग रहा है कि साक्षात भगवान ही आ गए। तो यही यहाँ पर वो कह रही हैं लेखिका कि जब हमें चर्च की घंटियां सुनाई देती, वहां उनकी गूंज पूरे एरिया में बिखरी हुई होती थी, पूरी एरिया में उनकी आवाज आती थी, तो हमें लग रहा था कि इस संगीत से स्वयं प्रभु आकर कुछ कहना चाह रहे हो। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। अब देखो ये सूर्यास्त का नजारा एकदम हमारे सामने आते हैं। जब हम सूर्यास्त का जैसे लेखिका बता रही है ना, वही चीजें हमारी आंखों के आगे भी उनकी एक तस्वीर हमारे मन में उभर कर आ रही है कि किस तरीके से सूरज छिपता है और सच में वहां पर पूरे आकाश में, नीले आकाश में सुनहरी गुलाबी धारियां होती हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे। अब शिमला में पहाड़ है, दिल्ली में तो नहीं है, तो वहां पर पहाड़ यानी गहराने लगे क्या, जैसे जैसे सूरज छिपने लगा तो वो थोड़े से काले रंग के होते जा रहे, क्योंकि अब वो अंधेरे में तो दिखेंगे नहीं। देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। बत्तियां का मतलब वहां पर लालटेन या लाइट जो भी बल्ब वगैरह थे वो जलने लगे। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। अब सारा शहर उन बत्तियों की चमक में बहुत ही सुंदर लग रहा है। दुकानें भी रात के समय सजी धजी हुई बहुत सुंदर लग रही हैं, चमक रही हैं। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल और लोग वहां पर मार्केट में जो है, कोलाहल का मतलब होता है शोर, लोगों का वहां पर शोरगुल काफी है। कोई इधर आ रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई कुछ सामान खरीद रहा है, तो पूरा जो बाजार है वो लोगों की भीड़ से भरा हुआ है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। अब वो देखती हैं कि एक स्कैंडल पॉइंट था, वहां पर उसके सामने एक दुकान होती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल बना हुआ था। आज भी हम देखते हैं ना, कहीं हम म्यूजियम वगैरह में घूमने जाते हैं तो हमें छोटे छोटे वहां पर उनके रेप्लिका बनाए दिखते हैं। हुमायूं टॉम आप लोग बहुत बार गए होंगे, तो जैसे ही हम हुमायूं टॉम में एंटर करते हैं ना, तो सबसे पहले कांच का जो ग्लास होता है, जो ग्लास होती है ना, उस कांच के उसमें एक बड़ी सी शीट लगी होती है और उसके अंदर उसका रेप्लिका, उसका मॉडल रखा हुआ होता है, बिल्कुल यूं का यूं हुमायूं टॉम जैसा बना हुआ। तो ये भी ये कह रही है कि शोरूम में कालका ट्रेन कैसी दिखाई देती है, उसका एक मॉडल वहां पर रखा हुआ था शोरूम में। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनी हुई सुरंगें। तो पूरा उसका वो बना रखा था कि किस तरीके से कालका ट्रेन सुरंग से आती हैं। वहां लाल टीन की छत वाला स्टेशन बनाया हुआ है,
सामने सिग्नल है, सिग्नल पे हरी लाल बत्ती जो जलती है ना वो। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। क्योंकि देखो उनके टाइम में, अब तो बहुत ज़्यादा ट्रेन आ गई ना, अब तो काफ़ी जैसे राजधानी एक्सप्रेस आ गई है। तो ये कह रही हैं कि अब ताज एक्सप्रेस आ गई हैं, तो अब बहुत ज़्यादा फास्ट चलने वाली ट्रेन आ गई हैं, बहुत ज़्यादा डिलक्स वगैरह ट्रेनें आ गई है। लेकिन लेखिका कह रही है हमारे टाइम में चलने वाली वो सबसे तेज रफ्तार वाली, का मतलब सबसे तेज चलने वाली गाड़ी वही थी। कौन सी? कालका ट्रेन। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। अब दिल्ली में तो हमें हर बार हवाई जहाज की आवाज़ सुनाई दे जाती है, दिखाई भी दे जाते हैं, लेकिन शिमला में ऐसा नहीं होता था। तो उनको कभी कभार जब शिमला के ऊपर से कोई हवाई जहाज उड़कर जाता तो उनको देखने को मिल जाता। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा पंख फैलाकर। जब दिल्ली में आवाज़ आती है, अब लेखिका बता रही है, अगर हम दिल्ली में होते और जब हमें ये आवाज़ आती है हवाई जहाज़ वगैरह की, तो हम एकदम से बाहर दौड़कर उनको देखने के लिए आ जाते। और हमें क्या दिखाई देता? क्योंकि जहाज़ तो हमें दिखाई नहीं देता, इतनी ऊंचाई पे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पक्षी अपने पंख फैलाकर उड़ रहा हो। यह देखो और वह गायब। जैसे ही वो हवाई जहाज़ को देखते, तो वो देखते ही देखते गायब भी हो जाता था, उनकी आंखों से ओझल हो जाता। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती थी क्योंकि वो 1 मिनट भर ही दिखाई देता था। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। अब लेखिका कह रही है कि जो दुकान थी जिसमें गाड़ी का मॉडल रखा हुआ था कालका ट्रेन का, उसके पास ही एक और दुकान थी जो लेखिका कभी नहीं भूल पाई। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। लेखिका चश्मा लगाती थी और ये दुकान उसके लिए इसलिए स्पेशल थी क्योंकि पहला चश्मा उन्होंने वहां से खरीदा था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। जब हम कोई चीज़ पहनते हैं ना, बड़ा अजीब सा लगता है हम सबको, और बच्चे भी चिढ़ाते हैं। तो ऐसा ही लेखिका के साथ हुआ कि शुरू में उसको चश्मा लगाना बहुत अटपटा, बहुत अजीब, अटपटा हो गया, बहुत अजीब सा लगा उसको। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते हैं आंखों में कुछ तकलीफ है। हर कोई उनसे यही सवाल पूछता है कि क्या कुछ हो गया है। उस उम्र में ऐनक, इस उम्र में ऐनक, ऐनक होते हैं चश्मा, जिसको जो हमारे स्पेक्स होते हैं उनको ऐनक बोलते हैं। दूध पिया करो। अब आप ही किसी छोटे बच्चे को देखोगे, आप 6 क्लास में हो, लेकिन आप किसी सेकंड या थर्ड क्लास के बच्चे को देखोगे, अगर उसको चश्मा लगा हुआ, तो आप भी अपने पेरेंट्स की तरफ देखोगे, मम्मी इतने छोटे से बच्चे ने चश्मा पहना हुआ है। तो बड़े ऐसा ही लेखिका के साथ होता है, जब भी उसको कोई बड़े लोग देखते हैं, उसके चाचा ताऊ वगैरह लगते हैं जो, या दादा दादी वगैरह, सब कहते हैं इतनी छोटी सी उम्र में ही इसको ऐनक लग गया है। तो सभी क्या सलाह देते हैं? दूध पिया करो, मैं जल्दी से तुम्हारा चश्मा उतर जाएगा, आंखें ठीक हो जाएंगी। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। अब जब लेखिका ने ये ऐनक पहनना शुरू किया था, ये चश्मा लगाना शुरू किया था, तो उनके डॉक्टर ने उनको क्या सलाह दी थी कि उसको उतारना नहीं, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक अपने आप उतर जाएगी। उसके डॉक्टर ने उनको सलाह दी थी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, आश्वासन मतलब दिलासा दी थी पूरी, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। अब लेखिका बेचारी जब से लेके इसने चश्मा पहनना शुरू किया, तब से लेकर अब तक उसका चश्मा नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। अब वो कह रही है कि चश्मा तो नहीं उतर पाया, हाँ मेरा नंबर नहीं बढ़ा, बल्कि थोड़ा सा वो कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। यानी लेखिका ही ये मानती है कि ये मेरी ही गलती है जिसकी वजह से मैं चश्मा मेरा उतर नहीं पाया। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी, तो इसके अलावा और क्या होगा? यानी देखो, दिन की रोशनी में आप बाहर बैठकर नहीं पढ़ रहे, अपना होमवर्क वगैरह बाहर नहीं कर रहे, इवन रात में लाइट भाग जाती है, उसके बाद आप लैंप जलाते हो और उसमें अपना काम करते हो, तो फिर क्या होगा? आंखें खराब ही होंगी। लेखिका यही कह रही है कि मैं दिन में काम नहीं करती थी, टेबल लैंप लगाकर उसके सामने
मैं अपना काम करती तो आँखें मेरी और ज़्यादा वीक हो जाती, मेरी नज़र कमज़ोर होती गई। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया, तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। उनको तंग किया उनके चचेरे भाई ने, जब लेखिका ने पहली बार चश्मा पहना, और क्या कहा उन्होंने उसको, देखो देखो कैसी लग रही है। उसके अब आप भी, आपके किसी बहन भाई को चश्मा लग जाए तो आप भी उसको चश्मिश बोलते हो ना। ये देखो लेखिका है, इन्होंने यहाँ गोगल्स पहने हुए हैं, अपनी ऐनक वैसे वाली नहीं लगाई है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। देखो कितने अच्छे से उसका भाई चढ़ा रहा है। हम भी ऐसे ही करते हैं ना, जब हमारे बहन भाई को ड्रेस अच्छी नहीं लगे या फिर उसने चश्मा कुछ ऐसा गड़बड़ अजीब सा लगे, अटपटा बेढंगा सा हमें लगता है, तो हम अपने दोस्तों को भी चिढ़ाते हैं और अपने भाई बहन को भी। तो ऐसे ही लेखिका का जो चचेरा भाई है, वो लेखिका को इतने प्यार से, देखो कितना अच्छा कहकर चिढ़ा रहा। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, सूझे दूर की मतलब दूर तक दिखाई दे, कि आंख पर चश्मा तो ऐसा लगाया है, यह नहीं लड़की को मालूम, कि ये लड़की ये नहीं जान पा रही कि चश्मा लगाने की वजह से इसको दूर का तो दिख जाएगा, लेकिन इसकी सूरत, इसकी शक्ल कैसी होगी, लंगूर जैसी। उसको चिढ़ा रहा है वो। मैं खिजी, खिजी का मतलब छींकना, मतलब उसको नाराज होना, कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ने लगा। अब लेखिका को खिज आई, बिल्कुल उसको नाराजगी हुई कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, मुझे बार बार इस तरीके से क्यों चिढ़ा रहे हैं। लेकिन उसको शेर, शेर ही कौन सा, ये दोहा जो उसके चचेरे भाई ने उसके लिए बनाया, तो ये उसको बुरा नहीं लगा। इवन वो इसको खुद गुनगुना रही थी। जब वे चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने, अब शीशे के सामने वो खड़ी हुई और अपनी चश्मा आंखों पर उसने चढ़ाया, जो देखा। अब उसके भाई तो चले गए, अपना वो खुद को आईने के सामने निहार रही है, कई बार अपने को देखा। अब लेखिका वहां पर मिरर के सामने खड़ी है, अपने आप को बार बार देख रही है। ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। अब वो क्या कर रही थी कि सच में क्या मैं लंगूर जैसी लग रही हूँ, बार बार ऐसे देखती, चश्मा पहनती फिर उतार देती, फिर पहनती फिर उतार देती, और ऐसे कर करके वो अपनी शक्ल उसमें आईने में देखती रहती। और फिर वही जो उसके भाई ने उसके लिए बोला था, वो गुनगुनाने लगी, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। अब वो खुद ही लग रही है पहन के, जैसे ही वो चश्मा उतारती और कहती सूरत बनी लंगूर की, तो अपने आप को कहती नहीं नहीं नहीं, मैं लंगूर नहीं हूँ। और जैसे ही वो चश्मा पहनती तो फिर उसको लगती कि हाँ हाँ शायद वो सही बोल रहे हैं, तो खुद से ही वो बड़बड़ा रही थी ये चीजें। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। अब देखो चश्मा तो वो पहले ही पहने हुए हैं, अब अपने भाई का टोपा उठाकर भी उसने सिर पर रख लिया। अब उसको ये भी थोड़ा अजीब सा लगा और खुद पे उसे हंसी भी आ गई, इसलिए वो थोड़ा मजाकिया भी था। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा, जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। अब ऐसा लगता है, देखो आप लोगों ने भी देखा होगा ना, जिसको बहुत साल चश्मा पहनते हुए हो गए और वो नहीं लगाए, अगर किसी ने चश्मा उतार दिया, आप लोगों की टीचर को भी आपने देखा होगा लगाए हुए, हर टाइम उसको लगाए हुए। कई टीचर्स क्या करती हैं, चश्मा सिर्फ तब पहनती है जब आपको पढ़ा रही हूँ, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ। लेकिन कई लोग जो हमेशा पहनते हैं, और आप उनको उतरा उनका चश्मा उतारे हुए उनको देखोगे तो उनकी आंखें आपको बड़ी अजीब सी लगेंगी। तो ऐसे लेखिका कह रही है, अब तो जो चश्मा मैं इतने सालों से पहन रही हूँ, ऐसा लग रहा है वो मेरे चेहरे के साथ घुल मिल गया है, बिल्कुल मेरे ऐसा लगता है ये मेरी बॉडी का ही एक पार्ट है। जब भी उतरा हुआ होता, यानी चश्मा जब भी अगर वो उतार देती तो उसको अपने चेहरे पे बड़ा खाली खाली सा लगता था। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। अब लेखिका कह रही है कि देखो इतनी सारी बातों में मुझे सबसे ज्यादा वही बात याद रही, वही मुझे कि मैंने कैसे वो टोपी पहनी, मेरा चश्मा जो था वो काला फ्रेम वाला था, और जब मैंने पहली बार चश्मा पहना तो मेरे भाई ने क्या बोला था कि सूरत बनी लंगूर की, तो मुझे वो लंगूर की सूरत भी याद आ गई।
हाँ, इन दिनों क्या करती हैं लेखिका, सिर पर उनको शिमला जब भी वो जाती हैं तो उनको टोपी पहनना बहुत अच्छा लगता है। शिमला में अगर आप लोग भी गए होंगे तो वहाँ की हिमाचली टोपियाँ बहुत फ़ेमस हैं। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं। अब लेखिका के पास तो बहुत सारे रंगों की टोपियाँ हैं जो उन्होंने इकट्ठी की हुई। जमा कर लेने का मतलब जो उनके पास इकट्ठा किया हुआ है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, दुपट्टा का ओढ़ना मतलब जो हम चुन्नियाँ लेते हैं कि कहाँ तो चुन्नियाँ ओढ़ना अजीब सा लगता है और कहाँ सहज सरल सुभेतों वाली हिमाचली टोपी। अब चुन्नियाँ लेनी पड़ेंगी तो वो सर के साथ साथ पूरी बॉडी को भी कवर करनी पड़ती हैं या हमें गले में डालती है। देखो जैसे लेखिका ने चुन्नी पहनी हुई है। अब चुन्नी ज़्यादा उनको डिफिकल्ट लगती है कि इससे तो इस दुपट्टे को पहनने से तो अच्छा सिर्फ सिर पे जो टोपी पहनते हैं वो कितनी आरामदायक है। तो लेखिका यही बोल रही है कि कहाँ चुन्नियाँ, कहाँ दुपट्टे का ओढ़ना और कहाँ सहज सरल सुगमता से वो एडजस्ट करती हुई अपने की हिमाचली टोपियाँ पहनना कितना सहज है, कितना सरल है वो काम कि आराम से टोपी सर पे पहनी और बस चल दिए। ये था कृष्णा सोबती द्वारा लिखा हुआ चैप्टर। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा और आप सब लोगों को भी अपनी बचपन की बहुत सारी चीज़ें याद आई होंगी। जिसने भी कुछ बचपन में ऐसी कोई शरारत की है, कोई चश्मा लगाया या कुछ उसको थोड़ी बहुत चोट लगी है जिसकी वजह से उसको चिढ़ाया गया है या कुछ उसने ऐसा काम किया है जो अभी तक वो भूल नहीं पाए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ।